दोस्तों नमस्कार, मैं अनुज जी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज सामान्य ज्ञान का एक और वीडियो आपके सामने लाने का मुझे मौका मिल रहा है। आज सामान्य ज्ञान के कुछ और बेहद ज़रूरी सवालों को आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। आज मैं आपके साथ दोस्तों एचपी टीजीटी टैट 2016 में जो आर्ट्स का एग्ज़ाम हुआ है, उस पेपर में जो भी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सवालों को आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, जो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा करवाई जाती हैं परीक्षाएँ, तो उनमें इन सवालों को पूछे जाने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं। तो आप ध्यान से इन सवालों को देखिए, समझिए, पढ़िए इन सवालों को। हो सके तो आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कीजिए दोस्तों। अ, जिस पेपर को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा दोस्तों, ये एचपी, जैसे कि मैंने आपको बताया, एचपी टीजीटी आर्ट्स का एग्ज़ाम होगा। सीरीज़ बी आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो लोग आर्ट्स टीजीटी टैट के प्रिपरेशन कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम देंगे, तो उनको मैं बता दूँ कि ये आपका जो एग्ज़ाम होता है, 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है और अधिकतर अंक अधिकतम इसमें जो होते हैं वो 150 होते हैं। यानी कि 150 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, जिसमें तकरीबन 90 मार्क्स का जीके होता है। 30 मार्क्स का जीके जो होता है दोस्तों, ये आपका एचपी जीके हो सकता है, ये आपका करंट अफेयर हो सकता है और ये आपका जनरल अवेयरनेस हो सकता है। और जो 60 मार्क्स हैं, ये आपका एसएसटी होता है, यानी कि सोशल स्टडीज़ जो है 60 नंबर का आपसे पूछा जाता है। बाकी 30 नंबर की साइकोलॉजी और 30 नंबर की इसमें इंग्लिश पूछी जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो को पहले सवाल को शुरू करते हैं और आज का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है दोस्तों जनरल नॉलेज का। आम के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मीजोकार्प, ऑप्शन बी एंडोकार्प, ऑप्शन सी मीजोकार्प और एंडोकार्प, ऑप्शन डी पेरिकार्प। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, आम के खाने वाले हिस्से को मीजोकार्प कहा जाता है। तो कई बार दोस्तों ऑप्शन में मीजोकार्प की जगह हो सकता है आपको हिंदी में जो ऑप्शन होंगे वो मध्य फल भीति लिखा होगा। तो आम का जो खाने वाला हिस्सा है, खाने वाला जो भाग है, उसे हम मध्य फल भीति या फिर मीजोकार्प कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? ऑप्शन ए चर्चिल, ऑप्शन बी माउंटबेटन, ऑप्शन सी माफ कीजिए, ऑप्शन ए चर्चिल, ऑप्शन बी एंटली, ऑप्शन सी माउंटबेटन, ऑप्शन डी साइमन। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ से और भी बहुत ज़रूरी सवाल आपको एग्जाम में काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। अब यदि आपको सवाल पूछा जाए कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो भारत के अंतिम वायसराय भी माउंटबेटन ही थे दोस्तों। और यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। आपसे यदि सवाल पूछा जाए कि जब भारत आज़ाद हुआ दोस्तों, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो एंटली थे। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। अर्धनग्न फकीर यदि आपको पूछा जाए कि महात्मा गांधी को किसने कहा, तो वो विंस्टन चर्चिल ने कहा था दोस्तों। ये भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन, यदि आपको सवाल पूछा जाए कि साइमन कमीशन कब गठित किया गया या साइमन कमीशन कब भारत आया, तो 1928 यानी कि 1928 में दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया। और लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन जब गठित किया गया, इसी का विरोध करते समय जो लाला लाजपत राय थे, जिन्हें हम पंजाब केसरी भी कहते हैं, लाला लाजपत राय की लाठियों से जब उन्हें पीटा गया था, उसके बाद वो बीमार पड़ गए काफ़ी और उसके बाद उनका देहांत हो गया। ये वन मैन बाउंड्री फोर्स दोस्तों, माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को इसीलिए कहकर संबोधित किया था क्योंकि जिस समय देश आज़ाद हो गया था, उस समय हिंदुस्तान में भारत के काफ़ी हिस्सों में दोस्तों दंगे हो गए थे। तो जैसे कि बंगाल में उस समय काफ़ी ज़्यादा दंगे हो गए थे, तो उस समय माउंटबेटन ने ये महात्मा गांधी को कहा था कि बंगाल में हमारे पास तकरीबन तकरीबन 50,000 या 55,000 सैनिक है, फिर भी वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में दंगे हो रहे हैं। लेकिन पंजाब में जो है एक आदमी जो है, माफ़ कीजिए, उन्होंने ये कहा था कि पंजाब में हमारे पास तकरीबन तकरीबन 55,000 सैनिक हैं, फिर भी बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे दंगे हो रहे हैं। लेकिन बंगाल में हमारी फोर्स में केवल एक आदमी है और वो उन्होंने महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए इस तरह से कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, मेक इन इंडिया का लोगो है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी टाइगर, ऑप्शन डी कंगारू। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, शेर जो है ये मेक इन इंडिया का लोगो है। अगला सवाल है दोस्तों, भाई दो न पाई दो निम्न में से किस आंदोलन का विस्तार था? और ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई कई एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है।
ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी खादी आंदोलन। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की ही एक शाखा या कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही विस्तार था भाई दो ना पाई दो। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों ये 1930 में हुआ है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। स्वदेशी आंदोलन दोस्तों जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन 1905 से तकरीबन 1907-8 तक ये आंदोलन चला, जिसमें कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया। और खादी आंदोलन जो है ये 1980 के आसपास जो है हुआ है, 1918 के आसपास ये हुआ है। भाई दो ना पाई दो, ये सवाल जो दोस्तों ये कई बार इस तरह से भी पूछा जाता है कि भाई दो ना पाई दो निम्न में से कौन से आंदोलन की एक शाखा थी। तो ऑप्शन में यदि दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हो और भारत छोड़ो आंदोलन भी हो तो आपका आंसर जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन ही होगा। और कई लोग जो है इसको भारत छोड़ो आंदोलन से कंफ्यूज कर देते हैं, जो कि 1942 में हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 11 अगस्त, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन सी ऑप्शन सी है 13 अगस्त, ऑप्शन डी है 15 जुलाई। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। और ये विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों ये हम 1989 से मना रहे हैं, जब पूरे विश्व की जनसंख्या दोस्तों तकरीबन जब पूरे विश्व की जनसंख्या जो है 5 अरब के आसपास हो गई थी, तो उस समय यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने उस समय के बाद जो है ये विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाना शुरू कर दिया है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। और क्वेश्चन नंबर 36 है कि कांगड़ा शैली का मुख्य विषय क्या था। ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी राज दरबार, ऑप्शन सी श्री कृष्ण एवं राधा, ऑप्शन डी प्राकृतिक सौंदर्य। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, कांगड़ा शैली का जो मुख्य विषय था वो श्री कृष्ण एवं राधा था। दोस्तों यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमने जो हिमाचल प्रदेश जीके पर जो वीडियोस बनाए हैं उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें। उनमें मैंने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे जाते हैं एचपी जीके के, उन सवालों को काफ़ी अच्छे से डिटेल में उनको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ये सवाल भी मैंने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला सवाल है चेचक के लिए वैक्सीन का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए लुइस पाश्चर, ऑप्शन बी रोनाल्ड रोस, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर और ऑप्शन डी है दोस्तों डेविड लिविंगस्टन। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर ने दोस्तों इन्होंने चेचक के लिए वैक्सीन का आविष्कार किया। और लुइस पाश्चर ने दोस्तों रेबीज़ के लिए जो वैक्सीन का आविष्कार किया वो लुइस पाश्चर ने किया। रेबीज़ दोस्तों ये रेबीज़ वायरस जो है ये कुत्तों के काटने पर ये बीमारी हो जाती है और ये रेबीज़ एक वायरल डिजीज़ है, ध्यान रखिए। रेबीज़ हो और जो चेचक हो ये वायरस यानी कि दोस्तों विषाणु से होने वाली ये बीमारियां हैं, रेबीज़ एज वेल एज चेचक। रोनाल्ड रोस ने दोस्तों सबसे पहले ये बताया कि मलेरिया जो है वो मच्छरों से होता है। तो ये भी आपको इस तरह से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, हालांकि ज़रूरी नहीं है ये सवाल अक्सर पूछा जाए, लेकिन रेबीज़ की खोज या फिर चेचक के टीके की खोज या फिर ये जो रेबीज़ है या फिर चेचक है ये किस सूक्ष्मजीव से होने वाली बीमारियां हैं, ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। और क्वेश्चन नंबर 38 है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करने वाले सर्वप्रथम नेता कौन थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। और महात्मा गांधी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा है। और यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सबसे पहले किसने कहकर संबोधित किया, तो ध्यान रखिएगा हिटलर ने, जर्मनी के ये चांसलर थे हिटलर, इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहकर के पुकारा है। अब यदि आपको यहाँ पे सवाल एग्जाम में पूछा जाए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी या कब सरदार की उपाधि इन्हें दी गई, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में दोस्तों 1928 में एक आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया। उस आंदोलन का नाम था बारदौली सत्याग्रह। तो बारदौली सत्याग्रह दोस्तों ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये किया गया। और इसमें जो है अंग्रेज़ों ने टैक्स जो है कर जो है 6% से बढ़ा करके 30% तक कर दिया था। तो वापस जो है उन्होंने 30% से 6% उसको कर दिया था टैक्स को। तो इस आंदोलन में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
इस आंदोलन का नेतृत्व किया और इसमें जीत हासिल की, तो वहाँ के जो महिलाएं हैं, तो उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र, माफ़ कीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को या वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा। सी राजगोपालाचारी दोस्तों, इन्हें हम राजा जी कहते हैं। तो ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि राजा जी जो है किसका उपनाम है। तो इस तरह से एग्जाम में सवाल ये भी आपसे पूछा जाता है। और जवाहरलाल नेहरू को चाचा चाचा जी कह करके पुकारते थे, या चाचा नेहरू भी कहते थे। ये आपको मेरे हिसाब से ये इस बात की जानकारी आप लोगों को होगी। अगला सवाल है दोस्तों कि बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी मगधी। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, पाली जो है ये बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी। और यदि आपसे सवाल पूछा है कि महावीर जैन के उपदेशों की जो भाषा वो कौन सी थी, तो उनकी जो भाषा थी वो प्राकृत थी। दोस्तों ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। आर्य जो है जिस भाषा का इस्तेमाल करते थे वो संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 40, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन ए बोस इंडिकस, ऑप्शन बी जफराबादी, ऑप्शन सी साहिवाल, ऑप्शन डी रेड सिंधी। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, गाय का जो वैज्ञानिक नाम है वो बोस इंडिकस है। अब इस तरह से आपको कई और भी वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं, कई चीज़ों के पूछे जाते हैं। जैसे आपको आम का वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है। तो आम का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो है मैंगीफेरा इंडिका। कई बार ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। और उसके बाद यदि आपको सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों, सेब का वैज्ञानिक नाम आपको पूछा जा सकता है। तो सेब का जो वैज्ञानिक नाम है वो पायरस मैलस है। पायरस मैलस जो है ये सेब का वैज्ञानिक नाम है। आपसे दोस्तों सवाल जो है मानव यानी कि इंसान का वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है। तो इंसान का वैज्ञानिक नाम जो है होमो सेपियंस जो है ये मानव का वैज्ञानिक नाम है। मूसा एपियंटम जो है ये केले का वैज्ञानिक नाम है। इस तरह से आपको एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। और अक्सर एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है वो आम का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है दोस्तों। इसके अलावा ये जो बाकी ऑप्शंस हैं, ये साहिवाल और रेड सिंधी जो है ये गाय की ही किस्म है। और ये जो जफराबादी है दोस्तों ये सांड की एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। और क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर निर्गम उपकरण नहीं है, यानी कि विच वन इज़ नॉट अ कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन ए फ्लॉपी, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन डी डिस्प्ले प्रोसेसिंग यूनिट। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है दोस्तों ऑप्शन सी जो है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनरेगा योजना भारत में कब शुरू हुई। ऑप्शन ए 2 फरवरी 2006, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2005, ऑप्शन सी 26 जनवरी 2007, ऑप्शन डी 15 अगस्त 2008। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 2005 में 2005 में दोस्तों ये मनरेगा योजना शुरू की गई। और ये सबसे पहले भारत के सबसे पहले दोस्तों 200 जिलों में ये योजना शुरू की गई, जिसके तहत जो है जो ग्रामीण गांव में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें 100 दिन तक का रोजगार जो है इस योजना के तहत प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहना किस जिले का लोकगीत है। ऑप्शन ए सिरमौर का, ऑप्शन बी बिलासपुर का, ऑप्शन सी चंबा का, ऑप्शन डी मंडी का। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, बिलासपुर का लोकगीत है दोस्तों मोहना। एज वेल एज जो गंभरी है, गंभरी भी बिलासपुर का ही लोकगीत है दोस्तों। लोकगीत, लोक नाट्य और लोक नृत्य पर भी हमने हिमाचल प्रदेश का जो जीके डिस्कस किया है वहाँ पे काफ़ी अच्छे से हमने इनको डिटेल में डिस्कस किया है दोस्तों। तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर एक बार देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। और यदि आपसे सवाल पूछा जाए दोस्तों कि अंतिम अंतिम वास्तविक मुगल शासक कौन है, तो अंतिम वास्तविक मुगल शासक भी औरंगजेब को ही कहा जाता है। ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि यदि दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अंतिम मुगल शासक भारत में कौन है, तो अंतिम मुगल शासक जो है वो बहादुर शाह जफर द्वितीय है। बहादुर शाह जफर जो है दोस्तों ये अंतिम मुगल शासक है भारत में। लेकिन यदि सवाल पूछा जाए भारत में अंतिम वास्तविक मुगल शासक कौन है, तो आंसर जो आपका औरंगजेब होगा। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है दोस्तों। एक बात का ध्यान दीजिए, यदि आपसे सवाल पूछा है कि भारत में मुगल साम्राज्य की
स्थापना किसने रखी है? तो भारत ने मुगल साम्राज्य की जो स्थापना की है दोस्तों, वो बाबर ने की है। तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाबर के जो पुत्र थे, उनका नाम है हुमायूं। हुमायूं के जो पुत्र थे दोस्तों, उनका नाम अकबर है। अकबर के जो पुत्र हैं जिन्होंने भारत की बागडोर संभाली, वो थे जहांगीर। और जहांगीर के जो पुत्र थे दोस्तों, उनका नाम है शाहजहां। और शाहजहां के बाद उनके जो पुत्र थे, उनका नाम दोस्तों औरंगजेब है। इन ये जो मुगल शासक है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आपको मुगल काल से यदि सवाल पूछे जाते हैं तो दोस्तों अक्सर सवाल जो आपको इनमें से पूछे जाएंगे, जैसे कि यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसने लड़ा, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा है दोस्तों। तो ये सवाल आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। पानीपत का दूसरा युद्ध यदि आपसे पूछा जाए तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर ने हेमू विक्रमादित्य के साथ लड़ा है, जिसमें कि अकबर की विजय हुई। और पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ उसमें बाबर की विजय हुई दोस्तों। और अकबर ने ये जो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई लड़ी थी, ये उन्होंने अपने जो चाचा बैरम खान के संरक्षण में लड़ी थी। ये भी सवाल एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अब अकबर के जो काफ़ी समय तक दोस्तों अकबर के पुत्र नहीं हुआ कोई। और उन्होंने जो फतेहपुर सीकरी में जो चिश्ती संत थे सलीम चिश्ती, उनके आशीर्वाद से, उनका आशीर्वाद लेने के लिए गए। और उनके आशीर्वाद से अकबर के जो पुत्र हुआ जहांगीर, उनका पुत्र हुआ। और जहांगीर को सलीम कह कर के ये पुकारते थे। सलीम नाम जो है इन्होंने सलीम चिश्ती के ही याद में सलीम इनका नाम रखा गया था। हालांकि अकबर जो है जहांगीर को प्यार से शेखू बाबा भी कह करके पुकारते थे दोस्तों। और जहांगीर ने, अब यदि सवाल पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में कि जो गुरु अर्जुन देव है, गुरु अर्जुन देव की हत्या यदि आपको सवाल पूछा जाए, ये सिखों के पांचवें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव की हत्या यानी कि गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया, जिसके कारण जो है उसके बाद उनकी हत्या हो गई। तो ये, और गुरु अर्जुन देव जो है मुगल साम्राज्य में या मुगल काल में सबसे पहले गुरु जो है सिखों के, जिनकी हत्या कर दी गई थी, वो गुरु अर्जुन देव ही थे। तो जहांगीर ने उनको टॉर्चर किया और उनकी हत्या कर दी। इसी तरह से शाहजहां जो है, ये जहांगीर के जो बेटे थे, उनका नाम है शाहजहां। इनका नाम नूरुद्दीन था। और शाहजहां को हम खुर्रम भी कहते हैं दोस्तों। तो ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को या किस मुगल शासक का नाम खुर्रम है। जिस तरह से आपको यहाँ पे सवाल पूछा गया कि जिंदा पीर किसको कहा जाता है, जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। और खुर्रम जो है ये हम शाहजहां को कहते थे। और औरंगजेब के बारे में मैंने अभी आपको कुछ सवाल अभी बता दिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ऑप्शन ए टीटिकाका, ऑप्शन बी विक्टोरिया, ऑप्शन सी बैकाल, ऑप्शन डी अमृत सागर। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी बैकाल झील। जो है ये साइबेरिया में है, रूस के साइबेरिया में है बैकाल झील। और ये विश्व की सबसे गहरी झील है दोस्तों। और सबसे बड़ी झील भी, विश्व की सबसे बड़ी और सबसे गहरी झील जो है ये बैकाल झील ही है। विक्टोरिया झील दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप में है। और विक्टोरिया झील से ही निकलती है दोस्तों नील नदी। और नील नदी जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। और नील नदी का उद्गम स्थल, ध्यान रखिए, ये विक्टोरिया झील है। और यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि नील नदी अपना जल कहाँ पे गिराती है, तो नील नदी जो है अपना जल दोस्तों भूमध्य सागर में गिराती है, भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड 2015 किसे मिला? ऑप्शन ए गुलजार, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी शशि कपूर, ऑप्शन डी आशा भोसले। और इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो ऑप्शन सी होगा। शशि कपूर को वर्ष 2015 में जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये फिल्मों में दिया जाता है। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए 2015 में जो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था वो मनोज कुमार को मिला था। वो मिला था दोस्तों मनोज कुमार को। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको आंसर बता दिया, शशि कपूर। शशि कपूर को दादा साहब फाल्के अवार्ड जो दोस्तों वो वर्ष 2014 में मिला था। लेकिन वर्ष 2014 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये 2015 में दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि 2015 में जो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया वो वर्ष 2014 का था। अब यहाँ पे अपने पास ऑप्शन मनोज कुमार नहीं है। यदि ऑप्शन मनोज कुमार हमारे पास ऑप्शन होता तो आंसर उसका मनोज कुमार ही होता, क्योंकि वर्ष 2015 का जो दिया गया है वो मनोज कुमार को दिया गया है। अब यहाँ पे वर्ष 2015, ये क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए था मेरे हिसाब से, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2015 में किसे मिला? तो
ये 2015 में 2014 का शशि कपूर को दादा साहब फाल्के अवार्ड जो 2014 का दिया गया था, वो 2015 में अवार्ड दिया गया। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे कि अभी की अगर मैं बात करूं, वर्ष 2019 में जो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया वो अमिताभ बच्चन को दिया गया। ये आपके लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। अमिताभ बच्चन को वर्ष 2019 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, लेकिन ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार उन्हें 2018 का मिला है। मेरे हिसाब से आप, मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। वर्ष 2018 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो अमिताभ बच्चन को मिला, लेकिन वो 2019 में दिया गया। इसी तरह मैं आपको कह रहा हूँ, वर्ष 2014 का जो साहब फाल्के पुरस्कार था वो शशि कपूर को मिला था, जिसे कि 2015 में दिया गया। हालांकि अब ये सवाल आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये मैं आपके साथ टीजीटी आर्ट्स का टैट जो है वो 2016 का पेपर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अभी के लिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि वर्ष 2000, यदि आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि वर्ष 2018 का या हाल ही में किस व्यक्ति को या किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, तो आपका जवाब जो है अमिताभ बच्चन होगा। दादा साहब फाल्के अवार्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये फिल्मों में दिया जाता है और सबसे पहले देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और ये जो पेपर आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ टैट का, टैट टीजीटी टैट 2016 आर्ट्स का ये पेपर है। इसको मैं 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा और ये इसका पार्ट 1 है, क्योंकि पूरा का पूरा मैं आपके साथ इसमें जो क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान के सभी सवाल डिस्कस करूँगा, और ये पूरा का पूरा एक ही वीडियो में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं इसको 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। ये पार्ट 1 होगा, इस बात का भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2019 किस देश में खेला जाएगा? हालांकि ये खेला जा चुका है, क्योंकि ये, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये 2016 का एग्जाम क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो इंग्लैंड है। इंग्लैंड और वेल्स में 2019 में जो एक दिवसीय क्रिकेट मैच हुआ है, तो वो वहाँ पे खेला गया है। अब यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि वर्ष 2023 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है कहाँ पे खेला जाएगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये भारत में खेला जाएगा दोस्तों। इस हिसाब से ये सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसमें से कई सवाल आपको पूछे जा सकते हैं दोस्तों। जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है, ओडीआई यानी कि एक दिवसीय वर्ल्ड कप क्रिकेट का, ये 1975 के बाद से खेले जा रहे हैं और हर 4 वर्ष के बाद ये खेल खेले जाते हैं। वर्ल्ड कप जो है क्रिकेट का, ये हर 4 साल के बाद खेला जाता है। अब यदि आपसे सवाल पूछे जाए कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वर्ल्ड कप किस वर्ष जीता है, कब कब जीता है, तो ध्यान रखिए 1983 में और 2011 में भारत ने 2 बार जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप जो है इसका विजेता रहा है। और 1983 में दोस्तों कपिल देव उस समय भारत के कप्तान थे, तो कपिल देव की अगुवाई में 1983 में पहला क्रिकेट का वर्ल्ड कप हमने जीता। और 2011 में दोस्तों एम एस धोनी जो है, एम एस धोनी के नेतृत्व में हमने ये पुरस्कार जीता। एम एस धोनी को कैप्टन कूल कहते हैं और कपिल देव को दोस्तों हरियाणा हैरिकेन भी कहते हैं। हरियाणा हरिकेन, तो ये भी आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। और कपिल देव पर एक मूवी बन रही है, उस मूवी का नाम भी 83 है, यानी कि 1983 जो है, इस तरह से 83 जो है उस मूवी का नाम है, जिसमें कि रणवीर सिंह जो है मुख्य भूमिका यानी कि कपिल देव का जो रोल वो निभा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। कौन सा राज्य भारत का प्रथम डिजिटल राज्य घोषित हुआ? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है केरल जो है, ऑप्शन ए केरल जो है भारत का पहला डिजिटल राज्य घोषित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 49। गुलेर रियासत का शासक कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए हरिचंद, ऑप्शन बी हमीरचंद, ऑप्शन सी रामचंद, ऑप्शन डी अभयचंद। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी हमीरचंद जो है, इन्होंने हमीरपुर रियासत की स्थापना की है। तो हमीरचंद जो है ये गुलेर रियासत के शासक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान का अनुच्छेद 21A संबंधित है। ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी धर्म। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A जो है दोस्तों भारत के संविधान में जो है वो शिक्षा से जुड़ा है, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना ये राज्य की जिम्मेवारी है। तो यही है अनुच्छेद 21A। और यदि आपको सवाल पूछा जाए कि अनुच्छेद 21A जो है इसको मौलिक अधिकार कब बनाया गया, यानी कि फंडामेंटल राइट जो है, अनुच्छेद 21A यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार है, फ्री एजुकेशन उनको दी जाएगी, ये मौलिक अधिकार कब बनाया गया? तो ये 2009
में बनाया गया दोस्तों। 2009 में ये जो अधिनियम है, यानी कि आर्टिकल नंबर 28 दोस्तों, 2009 में इसे मौलिक अधिकार बनाया गया। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उससे पहले जो है ये एक मौलिक कर्तव्य हुआ करता था। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये हुआ करता था। तो ये आपको सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, पंचायती राज को सबसे पहले किस राज्य ने शुरू किया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी बिहार। और ये सवाल दोस्तों का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, राजस्थान में। जो पंचायती राज अधिनियम जो है ये सबसे पहले शुरू किया गया राजस्थान में। राजस्थान में दोस्तों 1959 में ये सबसे पहले, राजस्थान का एक ज़िला है नागौर, वहाँ से इसकी शुरुआत की गई है। तो ये भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। 1959 है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और पंचायती राज अधिनियम और ये जो राइट टू एजुकेशन मैंने इससे पहले डिस्कस किया दोस्तों। मैंने पहले भी इससे पहले जो वीडियोस बना चुका हूँ। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो मैं पहले काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, इसीलिए उन सवालों को मैं बार बार डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। आप पुराने वीडियोस को, इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि यदि आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो आप हमारे पुराने वीडियोस भी ज़रूर देखें। कई ऐसे सवाल हैं जो एक पूरा का पूरा कंसेप्ट बनाते हैं और सवाल घुमा करके कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल है कि भूतल का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? ऑप्शन ए 71.2%, ऑप्शन बी 70.8%, ऑप्शन सी 69.9%, ऑप्शन डी 72.1%। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है दोस्तों। 71, तकरीबन 71% यानी कि 71% जो है ये भूतल का भाग जल से ढका हुआ है। अब यदि आपसे सवाल पूछा जाए दोस्तों कि पृथ्वी में जो कुल जल है उसका कितना प्रतिशत भाग जो है वो समुद्रों में है, यानी कि समुद्र या महासागर जो है दोस्तों, ये पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत बनाते हैं? तो तकरीबन तकरीबन 96.6% जो जल पृथ्वी पर उपस्थित है ये महासागरों में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल डैम जल विद्युत परियोजना में खालिस्तान मेगावाट बिजली उत्पादन की जाती है। ऑप्शन ए 800 मेगावाट, ऑप्शन बी 1478 मेगावाट, ऑप्शन सी 1131 मेगावाट, ऑप्शन डी 1000 मेगावाट। और इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए है दोस्तों। 800 मेगावाट जो है कोल डैम जल विद्युत परियोजना में बिजली तैयार की जाती है। और कोल डैम जल विद्युत परियोजना दोस्तों ये सतलुज नदी पर बनी हुई है, सतलुज। और ये जो है कोल डैम जल विद्युत परियोजना 800 मेगावाट सतलुज नदी पर बिलासपुर में बनी है। ये भी आपसे सवाल एग्जाम में किया जा सकता है। मॉनसून संबंधित है। ऑप्शन ए गर्म हवा से, ऑप्शन बी मौसमी हवा से, ऑप्शन सी आर्द्र हवा से, ऑप्शन डी उष्ण हवा से। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन बी है, मौसमी हवा से मॉनसून संबंधित है। मॉनसून दोस्तों ये एक अरबी भाषा का शब्द है। ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मॉनसून शब्द जो है ये कौन सी भाषा से लिया गया है? अरबी भाषा का शब्द है मॉनसून, और मॉनसून का मतलब अरबी भाषा में मौसम होता है। और मौसम यानी कि मौसमी हवा से या सीजनल विंड से रिलेटेड है मॉनसून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। भारत में महाविपदा प्रबंधन राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए विक्रमनगर नई दिल्ली, ऑप्शन बी विजयनगर दिल्ली, ऑप्शन सी तिलक नगर दिल्ली, ऑप्शन डी नोएडा। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए होना चाहिए दोस्तों, इसका सही जवाब। क्योंकि ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और यहाँ पे ऑप्शन में है नई दिल्ली जो है एक ही है, विक्रमनगर नई दिल्ली। तो यहाँ पे दिल्ली है ऑप्शन, ये भी दिल्ली है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है ए ऑप्शन ही होना चाहिए। अब यहाँ से दोस्तों ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, या यहाँ से आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी सवाल पूछा जाता है। यदि आपको सवाल पूछा जाए दोस्तों कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन इसकी स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम दोस्तों इसकी स्थापना जो है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की स्थापना 2005 में की गई। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। अब यदि आपको सवाल पूछा जाए कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का जो मुखिया या अध्यक्ष जो है, ये जो अथॉरिटी होती है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी जो है, इसके जो अध्यक्ष कौन है? तो ये अध्यक्ष, इसके पदेन अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये सवाल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दो सवाल आपको एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। यदि एक आपको पूछा जाएगा कि ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना या इसको जो है एक संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो 2005 में दिया गया। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। यदि राज्य का पूछा गया दोस्तों, कि किसी राज्य का नाम पूछा गया, जैसे हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष कौन है? तो राज्य का अध्यक्ष जो है वो मुख्यमंत्री हो जाएगा।
इस तरह से आपको एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 56, और क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों, भारत की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। हालांकि इन सभी देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है दोस्तों, लेकिन सबसे लंबी पूछा गया है आपसे, तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है भारत बांग्लादेश के साथ बनाता है। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस किस देश के साथ लगती है। इसके अलावा जो देश जिनके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है दोस्तों, वो देश हैं जैसे म्यांमार हो गया, उसके अलावा दोस्तों जो भूटान है, और इसके अलावा जो देश बचता है जिसके साथ भारत की सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो अफ़गानिस्तान के साथ भी थोड़ी बहुत सीमा जो है लगती है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं हालांकि। तो इस तरह से एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि खालिस्तान गंगा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन डी केन, ऑप्शन सी केन, ऑप्शन डी सोन। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो सतलुज है दोस्तों। सतलुज जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। यमुना, केन, सोन, चंबल, बेतवा, बहुत सारी नदियां हैं जो कि गंगा की सहायक नदी है। सतलुज नदी दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जो नदियां हैं, हिमाचल प्रदेश में जो 5 बड़ी नदियां हैं, जैसे सतलुज हो गया, उसके बाद ब्यास हो गया, उसके बाद रावी हो गया, इसके अलावा दोस्तों चिनाब हो गया, और पांचवी जो है वो यमुना है। ये हिमाचल प्रदेश में बहने वाली 5 बड़ी नदियां हैं। इन 5 नदियों में ये यमुना जो है ये गंगा की सहायक नदी है। और इसके अलावा ये जो 4 नदियां हैं हिमाचल प्रदेश में, ये सिंधु नदी से जाकर के मिलती है, तो हम इनको सिंधु नदी की सहायक नदियां भी कह सकते हैं। अ, तो ये भी आपको एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लक्षद्वीप की राजधानी है। ऑप्शन ए दमन, ऑप्शन बी ब्लेयर, ऑप्शन सी कावरती, ऑप्शन डी अमीन द्वीबी। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी जो है कावरती जो है ये लक्षद्वीप की राजधानी है। दमन दोस्तों ये दमन एंड दीव की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर जो है ये अंडमान निकोबार की राजधानी है। इस तरह से एग्जाम में आपको एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। राजधानियाँ अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, लेकिन राजधानियाँ या तो आपको पूछी जाएंगी दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी राजधानियाँ आपसे पूछी जाएंगी, या फिर जो भारत के जो पूर्वोत्तर भारत में जो 7 या 8 राज्य हैं उनकी राजधानियाँ अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, वियतनाम की राजधानी। ऑप्शन ए ताशकंद, ऑप्शन बी दुशांबे, ऑप्शन सी दमास्कस, ऑप्शन डी हनोई। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी हनोई जो है ये वियतनाम की राजधानी है। अब दमास्कस जो है दोस्तों, दमास्कस ये सीरिया की राजधानी है, और ताशकंद जो है ये उज़्बेकिस्तान की राजधानी है। दुशांबे जो है ये कजाकिस्तान की राजधानी है, माफ़ कीजिए तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, और उज़्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, योजना आयोग को किसमें तब्दील किया गया? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी मुद्रा बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी नीति आयोग में योजना आयोग को तब्दील किया गया है 2015 में, 2015 में। नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वही नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यानी आपको पूछा जाए सवाल कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है या पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री जो है वो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं दोस्तों। ये सवाल आपको एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर अपने सुझाव दें। हमें लिखें कि आपको और किस विषय पर, कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें दोस्तों। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें, आप इसे शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। जो भी स्टूडेंट्स या जो भी लोग, जो भी साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। आप लोगों का ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम लोगों से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ ही आप बने रहें हमारे साथ, हम नए नए वीडियोज़ आपके लिए यूँ ही लेते आकर के आते रहेंगे। फिर आपसे मुलाकात होगी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।